आज हम बात करने वाले हैं मैजडॉग की। इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने लेफ्ट साइड से एक 1 2 3 4 5 रखा है। अब इसे समझते हैं हम फिबोनाची से। तो जैसे हम अक्सर जानते हैं कि अगर आप जो वेव वन होती है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। अब ये रिट्रेसमेंट मतलब कितनी होती है? अराउंड 50 to 60% रिट्रेसमेंट होती है। ये आइडियल सिनेरियो है, मतलब कोई रूल नहीं है। ऑन थियरी ये एज लो एज 99% भी जा सकती है, बट 100% नहीं जा सकती। बट आइडियल केसेस में ये 50% या 61.8% के अराउंड होती है। अब उसके बाद क्या होता है, हमारा थर्ड वेव का जो ब्रेकआउट आता है वो आता है। और ये वो टाइम होता है जब आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए। और इस टाइम पे पॉजिटिव न्यूज स्टॉक में आती है, इनफ्लो पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम पिकअप होता है स्टॉक में। तो ये ऐसे केसेस हैं। अब इसका कितना मतलब रिट्रेसमेंट कितना जाता है? अब नॉर्मली क्या होता है, ये अगर 0.618 से ऊपर जा रही है तो वेव थ्री में मानी जाती है। और अगर ये वेव एक्सटेंडेड हो जाती है, एक्सटेंडेड कब होती है? जब ये टोटल रिट्रेसमेंट जो 1.618 है वो क्रॉस कर जाती है, तो ये एक एक्सटेंडेड केस माना जाता है। और फिर उसके बाद एक्सटेंशन कितना भी हो सकता है। जैसे 1.618 के बाद अगर वेव थर्ड एक्सटेंडेड हो गई है तो ये 2.618 तक भी जा सकती है। और फिर मतलब आगे के टारगेट्स क्या होते हैं, जैसे 3.618 और फिर 4.618। अब समझ लीजिए वेव थ्री खत्म होने वाली है, तो फिर क्या होता है, एक वेव फोर का डिक्लाइन आता है। अब वेव फोर का डिक्लाइन कितना आ सकता है? हमें क्या करना होता है, जो वेव थ्री का जो 2 से 3 का वेव थ्री बनी है हमारी, अब हमें इसकी रिट्रेसमेंट करनी होती है। और ये रिट्रेसमेंट वेव फोर की आइडियली होती है 38.2% से 50% के बीच में। अब ये भी एक मतलब कोई गाइडलाइन है, ये कोई ऐसे रूल नहीं है। बट रूल क्या है कि ये वेव वन तक नहीं आ सकती, तो वेव वन को ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और आइडियल केसेस में ये अराउंड 38.2% से 50% तक ये होती है। और इसके बाद क्या होता है, हमें फिर से प्राइस जाती है जो वेव फाइव होता है। और ये ऐसा टाइम होता है जब हमें आइडियली जो ब्रेकआउट्स है वो इग्नोर करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जस्ट ये इसको ब्रेकआउट देती है और फिर ये फिर से एक रिट्रेसमेंट, बड़ी रिट्रेसमेंट देने लग जाती है। तो हमें आइडियल ब्रेकआउट केस होता है जब वेव वन के बाद वेव थ्री का ब्रेकआउट आता है। और ये टाइम पे ऑल्दो अगर आप हायर टाइम फ्रेम की वेव फाइव ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी आप इसको ब्रेक मतलब ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी होगी। बट छोटे टाइम फ्रेम पे हम ये अवॉइड करनी चाहिए इसके ब्रेकआउट्स को। अब हम ये जो इंफॉर्मेशन हमने इसमें देखी है, अब ये सेम हम इस मैचडॉग के चार्ट में अप्लाई करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना इजीली आपको जो अभी तक आपने देखा वो इसमें हम डालेंगे। तो सिमिलरली जैसे हमने बोला वेव वन के बाद वेव टू का रिट्रेसमेंट आता है, हम यहाँ बॉटम में अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें इस टॉप के साथ, तो आप देखेंगे जो ये वेव टू का डिक्लाइन इसमें आया था वो अराउंड 50% है, थोड़ा उससे कम है। तो ये वेव टू का डिक्लाइन था। अब इसके बाद हमें वेव थ्री जो डिस्कस किया हमने, वॉल्यूम पिकअप होता है, तो ये वेव थ्री का स्टार्ट हो गया इसमें। अब इसमें कितना ऊपर जा सकता है? जैसे हमने बोला, अगर ये एक एक्सटेंडेड वेव है तो 1.618 को ब्रेक कर देगी या उधर तक मिनिमम जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1.618 के ऊपर गई है, तो ये एक एक्सटेंडेड वेव थ्री थी मैक्सडॉक के केस में। अब नॉर्मली क्या होता है, जो ये वेव टू है या वेव फोर है, ये जब आती है तो एक करेक्टिव पैटर्न बनता है। वो करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं, बेसिकली फोर जो होता है वो एक करेक्टिव पैटर्न होता है। और वेव टू भी एक करेक्टिव पैटर्न बनता है यहाँ पे, जो जिसकी लेबलिंग अलग होती है, इंटरनली लेबलिंग अलग होती है। जैसे यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इसके बाद क्या हुआ, एक पैटर्न बना है जिसे हम रनिंग फ्लैट कहते हैं। अब रनिंग फ्लैट की क्या सिग्निफिकेंस होती है?
इसमें जो आप जैसे इसको अगर ए लेबल करे, इसको बी लेबल करे और इसको सी लेबल करे, जो बी वेव होती है वो ए का जो टॉप होता है वो क्लियर कर जाती है, और सी जो होती है वो ए से पहले खत्म हो जाती है। ये पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अपनी एलियट वेव सीरीज में, तो आप वहां से इसे और अच्छे से देख सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक इम्पल्स है, उसके बाद हमें अगर एक करेक्टिव पैटर्न मिलता है तो फ्यूचर में एक और इम्पल्स पैटर्न हमें मिलती है। जैसे इस केस में हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें 1 2, फिर हमें ये थर्ड वेव, क्योंकि ये एक्सटेंडेड थर्ड थी, उसके बाद एक करेक्टिव पैटर्न मिलती है। जैसे यहाँ पे हमें अगर इसको 4 लेबल करें तो ये फिफ्थ वेव चल रही है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब इसमें हमने एक और पॉइंट बताया था आपको, जैसे थर्ड वेव के बाद एक डिक्लाइन आता है, फोर्थ वेव का वो होता है 38% टू 50%। अब इसको हम फिर से यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कितना डिक्लाइन आया है। तो मैं एक बार यहाँ पे फिबोनाची टूल से इसकी जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो देख लेता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली इसको फिबोनाची टूल रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। हम सेकंड से टॉप ऑफ वेव 3 जाएंगे तो हम देखेंगे ये एग्जैक्टली आप देखेंगे जो पैटर्न हमारा 38.2 रिट्रेस किया था, और जैसे हमने बोला कि वेव 4 का जो डिक्लाइन होता है वो 38.2 और 50 के बीच में होना चाहिए, आइडियली ऐसा होता है। और इसके बाद अब इसमें यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है लोगों से, जैसे वो देखते हैं कि यहाँ पे 38.2 रिट्रेस कर गया प्राइस, और वो डायरेक्टली समझ जाते हैं जो कि ये अपसाइड आया है, जो रनिंग फ्लैट है, बट जो ये अपसाइड आया है वो इसी को 3 4 और 5 रख के बोलेंगे कि अब हमें एक बड़ा करेक्शन मिलने वाला है। और वो इसको इस जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको एक सरप्राइज मिलता है। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है, पहली मिस्टेक मैं आपको अगर बताऊं, एक तो इसमें साइंस क्या होते हैं, जैसे अगर आप समझ रहे कि यहाँ पे आपका 4 खत्म हो गया तो आपको उसके बाद एक शार्प मूव मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये काफी करेक्टिव मूव है, ये इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इस अप मूव में। तो ये वेव 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वेव 5 मोस्टली इंपल्सिव मूव होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो कोई क्या बोलते हैं, अगर एंडिंग डायगोनल का केस है उसी में होता है, बट मोस्टली यहाँ पे एक इम्पल्स एक्सपेक्टेड है। जैसे ये एक इम्पल्स मूव है, तो ये तो वेव 5 का मूव नहीं है। और दूसरा ये साइन है, अगर आप इस 1 और 2 की करेक्शन को देखेंगे और यहाँ पे 3 और 4 अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत छोटा है, ये एक बहुत बड़ी करेक्शन है, और ये इसके कंपैरिजन में अप्रोप्रिएट करेक्शन नहीं है। तो इसीलिए ये एक और साइन है कि ये अभी भी करेक्शन और बड़ी है, और ये बिगर वेव 4 नहीं है। और इससे हमें पता चलता है कि जो सटल साइंस होते हैं, जैसे करेक्ट से आप देखेंगे कुछ टाइम तक प्राइस एक रेंज बाउंड मूव में ही है। एक रेंज बाउंड मूव है अगर, तो ये करेक्शन को सिग्निफाई करता है, ना कि एक इंपल्सिव मूव को। सिमिलरली आप देखेंगे जब वेव 2 भी यहाँ पे आया था तो प्राइस ओवरऑल एक रेंज में ही रही थी, और अभी भी जैसे हमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखता है, उसके बाद एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, तो हमें एक्सपेक्टेड है इसमें स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। वो कितना आएगा ये हम नहीं बता सकते। आइडियली यहाँ पे वेव 3 का अपसाइड आना चाहिए, बट ये हाइंडसाइट में हम जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और सिनेरियोज भी होते हैं। जैसे ये 5 वेव का हमने सिनेरियो एक डिस्कस किया है, इसमें बहुत सारे और सिनेरियोज पॉसिबल है, बट एक्सपेक्टेड जो आइडियल केस है वो ये है। बट मार्केट में जरूरी नहीं है कि हमेशा आइडियल केसेस ही हो, इसीलिए ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यहाँ पे जैसे हम करेक्टिव पैटर्न्स देखेंगे तो ये और इजीली आगे चलता रहता है। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये फिफ्थ वेव है, क्या हमें मैकडी में ऐसा कुछ साइन दिख रहा है जो ये फिफ्थ वेव है? एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो हमें लग नहीं रहा अभी भी कि ये मूव खत्म हुई है, क्योंकि अब ऑल्दो इसमें मोमेंटम इस लेवल का नहीं है, बट ये अभी भी काफी स्ट्रांग है। और अगर ये फिफ्थ वेव खत्म हो जाती, वो साइन कहाँ होगा? जैसे वेव 4 जहां पे एंड हुई है, जो 1794 का ये लेवल है, इसको सबसे पहले ये ब्रेक करेगा। ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है, जो हम 2-4 ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, इसको भी अभी तक ब्रेक नहीं किया उन्हें वीकली बेसिस। तो
अभी भी हम इसमें कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो नहीं सजेस्ट करेंगे, अगर आप ऑलरेडी इसमें बने हैं तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके लिए 70-94 का लेवल काफी दूर है, तो एटलीस्ट आप ये जो डेली लेवल है 2106 का, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और एक और पॉइंट है कि जैसे आप देख सकते हैं यहां से एक स्ट्रांग मूव आई है, अगर ये कुछ टाइम में ये इस लेवल को ब्रेक भी कर देती है, बट कुछ इस तरह से ब्रेक करती है, तो भी ये करेक्टिव ही माना जाएगा, और फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी होगी अपसाइड जाने की। ओनली क्राइटेरिया वो है कि ये ट्रेंड लाइन कुछ ही दिनों में ये ब्रेक हो जाए, ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ एक बड़े डिग्री की करेक्शन इस स्टॉक में आने वाली है। और जब तक ये नहीं होता तो जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है वो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब एक बड़ी करेक्शन इसमें आती है। अब वो बड़ी करेक्शन भी जैसे हमने बात की, जैसे हम 1 2 3 4 5 की बात कर रहे थे, वैसे ही ये 1 2 3 4 5 एक बार अगर हम मंथली चार्ट में आ जाते हैं, हम इसके बड़े सिनेरियो को अगर देखें, तो मे बी यहाँ से ऑलरेडी एक मंथली में 1 2 लग चुका है। मे बी ये एक जो ये मूव है वो वेव थर्ड है मंथली की, और उसके बाद आपको अगर वेव फोर डिक्लाइन मिलता है ना मंथली बेसिस, ये मतलब जरूरी, जैसे मैंने बोला कि और भी बड़े केसेस होते हैं, अगर हमें दिखा कि जैसे 2 और 3 की डिक्लाइन 38 to 58% पे आके रुक जाती है, कोई करेक्टिव पैटर्न देती है, तो फिर हम फिर से उस लेवल पे 38 पॉइंट रिट्रेसमेंट पे हम फिर से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट ब्लाइंडली नहीं करना, वहां पे कोई साइन होना चाहिए, जैसे एक स्लो फॉल काफी टाइम लग सकता है इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट होते होते। अ, और भी केसेस है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फॉल आता है वो शार्प फॉल आने लगता है, तो क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है, तो हमें उस तरह से उसको हैंडल करना पड़ेगा। आगे की साइंस है सारी, बट एज ऑफ नाउ अभी भी जो इन्वेस्टेड है वो बने रह सकते हैं जो लेवल शेयर किए हैं उसके साथ। तो इस तरह से हम इसको आगे देख सकते हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ नया आपने सीखा, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस